हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ उमेश कुमार फिर से लेकर आई हूँ एक न्यू वीडियो न्यू टॉपिक पर। ये टॉपिक जिसके बारे में मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ 12th एग्रीकल्चर साइंस बेस पे इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आता है। अब जैसा हेडिंग में देख ही रहे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैं आज चर्चा करूँगा आपसे। विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में चर्चा करूँगा। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी करंट में भी जाऊंगा मैं यहाँ से। इलेक्ट्रिसिटी करंट के बाद में थोड़ा सा बताऊंगा ईएमएफ के बारे में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। बच्चों, मैं आज की इस वीडियो की शुरुआत करूँ इससे पहले मैं चाहूँगा, अगर आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगता है नॉलेजफुल है तो लाइक और कमेंट जरूर कर सकते हैं आप लोग। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का टॉपिक है विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फील्ड। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में चर्चा किया था, चार्ज के बारे में चर्चा किया था कि क्या होता है चार्ज, और उसके बाद में कूलम्ब्स इनवर्स लॉ के बारे में भी मैंने चर्चा किया था। तो आज के ये वीडियो उसके आगे का वीडियो है विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारा यही रहेगा आज का, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमको समझना है। विद्युत क्षेत्र का तात्पर्य होता है किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आप समझ गए होंगे कि परिभाषा में क्या कहा जा रहा है। मतलब किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई विद्युत आवेश रखा गया है, जैसे कूलम्ब के नियम में बताया था कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2। मान लो कोई आवेश है, ये मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, ये एक आवेश है Q। ठीक है, ये बिंदु आवेश है, ठीक है, ये विद्युत आवेश है। इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ठीक है ना, ये हो गया एक आवेश, ये अपने चारों तरफ कितने आकर्षण बल और कितने प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, ये कहलाता है विद्युत क्षेत्र। क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, ये बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश यदि चारों तरफ कोई आवेश जिसका आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल हो, उसको अगर ये फील कर रहा है या अनुभव कर रहा है तो वो उसका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। मतलब ये चारों ओर का आसपास का ये एरिया ही इसका क्या एरिया कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड आपका। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे हिसाब से इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो आगे बढ़ता हूँ मैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है समझ लीजिए। किसी भी बिंदु पर हमने एक आवेश रखा है, ठीक है, तो उस पर एक बल कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा? इस आवेश पर कोई बल कार्य करेगा, चाहे वो आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल हो। ठीक है, आवेश पर लगने वाले बल का मान विद्युत क्षेत्र के अलग अलग बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। मतलब कहीं पर ज़्यादा मिलेगा बल तो कहीं पर कम मिलेगा, कहीं पर ज़्यादा मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, तो कहीं पर कम मिलेगा पुअर मिलेगा। जहाँ पर कम या ज़्यादा मिल रहा है तो ये कूलम्ब के नियम से हो रहा है। समझ लीजिए कि अलग अलग क्षेत्र पर, अलग अलग विद्युत क्षेत्र में उसकी तीव्रता, आवेश की तीव्रता अलग अलग होती है, बल का मान अलग अलग होता है। यदि आवेश चलने के लिए स्वतंत्र है तो वो बल की दिशा में चलने लगेगा। यदि ये जो आवेश है ये चलने के लिए स्वतंत्र है तो किस दिशा में चलेगा? बल की दिशा में चलेगा। जिस तरफ उसको फोर्स मिल रहा है उस तरफ चलेगा। तो विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र एकांक धनावेश के मार्ग को विद्युत बल रेखा कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। ठीक है, देखिए विद्युत बल रेखा मैं बता रहा हूँ। मान लो यहाँ पर कोई आवेश है, ये धनात्मक आवेश है, ठीक है, जैसे Q है, ये धनात्मक आवेश है। ठीक है, समझ सकते हैं आप। आपको पता है कि अगर धनात्मक आवेश है तो ऋणात्मक की ओर जाती है, आपको ये पता होना चाहिए, धन से ऋण की ओर ही जाती है। अर्थात ये आवेश अगर चलने के लिए स्वतंत्र हो तो सिर्फ बल की दिशा में चलेगी। कौन सी दिशा में चलेगी? बल की दिशा में चलेगी। तो विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र एकांक धनावेश के मार्ग को, मतलब जिन मार्गों से होकर ये चलेगी, लाइक इज, जिन मार्गों से होकर ये चल रही है, इन मार्गों को ही क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अभी मैंने बताया विद्युत बल रेखा कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं।
क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। तो ये इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। बल की दिशा में ये मूव होगी, चलेगी, अगर चलने के लिए स्वतंत्र है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि विद्युत बल रेखा अर्थात इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धनावेश चलता है। ठीक है, जिस पर एकांक स्वतंत्र धनावेश चलता है। क्लियर है, ये तो धनावेश की बात हो गई। ठीक है, अगर ऋणावेश की बात करें तो आपको पता होना चाहिए ये जो ऋणावेश होता है, ऋणावेश की तरफ आता है, धन से ऋण की तरफ आता है। ठीक है, आवेश कहाँ से आएगा, धन से ऋण की तरफ आएगा। तो इसको हम इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं। यहाँ पर ये हो गया आपका। ठीक है, आवेश को इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। अब इसका मतलब होता है कि आवेश इस ओर आ रही है, धन से ऋण की तरफ आ रही है, इसका मतलब होता है इसमें आ रही है, आवेश आ रही है। ठीक है, तो ये दो स्थिति हो गई ए और ये बी स्थिति हो गई। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि विद्युत बल रेखा धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। लेकिन आपने छोटी क्लास में चुंबकीय बल रेखा खींचना पढ़ा होगा, तो चुंबकीय बल रेखा हमेशा बंद वक्र में चलती है। चुंबकीय बल रेखा कैसे चलती है, हमेशा बंद वक्र में ही चलती है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि धनावेश अपने जगह से प्रारंभ होते हैं, मतलब विद्युत बल रेखा धनावेश से प्रारंभ होगा, ऋणावेश में जाके खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए फिर से दूसरा डायग्राम देख लीजिए। ये हो गया आपका एक धनावेश है और ये हो गया आपका ऋणावेश है। ठीक है, धन से निकलकर कहाँ जाएगी, ऋण पर जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे चली गई। ठीक है, अब यहाँ से फिर से चार्ज निकलेगी, जाना चाहिए सीधा, लेकिन नहीं जाकर कहाँ चली जाती है, ये ऋण की तरफ चली जाती है। ठीक है, एक दूसरी रेखा और ले लीजिए। तो इस प्रकार से ऐसे चलती है। तो आपको पता होना चाहिए कि धनावेश हमेशा धन से ऋण की ओर चलता है। किस ओर चलता है, धन से ऋण की ओर चलता है। यहाँ पर भी, इधर भी आप इस तरह से ऐसा बना सकते हैं। ये इधर जा रही है, ये इधर सीधा जाएगी, ये इस तरफ जाएगी, ये इस तरफ जाएगी, एटसेट्रा। ठीक है, अब ये जो ऋण है, ऋण से अर्थात यहाँ पर आ रही है, ऐसा होगा। ये किरण, ऐसा किरण जैसे मैं एक लाइनर ग्राफ बना रहा हूँ, रेखी चित्र बना रहा हूँ, ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि जो विद्युत बल रेखा है धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये जहाँ से आ रहा है, जिस क्षेत्र से आ रहा है, ये विद्युत क्षेत्र हो गई। ठीक है, धन से ऋण की ओर जा रही है, तो ये बल रेखा हो गई। कौन सी बल रेखा है, विद्युत बल रेखा है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और परिमाण को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आपको पता होना चाहिए। हमारा दूसरा टॉपिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अर्थात विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और परिमाण देख सकते हैं आप लोग। मान लो ये विद्युत क्षेत्र है, मान लो ये इसका विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखिए, दिशा धन से ऋण की ओर, तथा परिमाण कितने मात्रा में जा रहा है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को हम ज्ञात करते हैं। अर्थात विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, ये इतना बड़ा विद्युत क्षेत्र है, इसके किसी भी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात करना चाहें तो उस बिंदु पर, मान लो एक बिंदु है, मैं यहाँ पर इस पॉइंट को निर्धारित करता हूँ, मान लो इस बिंदु पर। ठीक है, तो इस बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को ज्ञात करते हैं। ये कितना बल लग रहा है एकांक धनावेश में, क्योंकि धनावेश से जो चार्ज निकलती है वो ऋणावेश की तरफ जाती है, तो यहाँ पर कितने बल को फील कर रहा है, वो कितने बल को फील कर रहा है, कितने बल को महसूस कर रहा है, ये उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। क्लियर है, तीव्रता या इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी होगी। क्लियर है। आप दूसरे तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, मान लो ये बिंदु हमने निर्धारित किया है, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी तेजी से, कितने फोर्स में वो धन से ऋण की ओर जा रही होगी, तीव्रता, इंटेंसिटी। ठीक है, अब किसके बराबर होता है, इस बिंदु पर, कौन सी बिंदु पर, इसी बिंदु पर रखे गए एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। मतलब इसकी तीव्रता का मतलब होता है कि वो एकांक धनावेश कितने बल
को महसूस कर रहा है, यही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगी। याद रखिए, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश कितने बल का अनुभव करता है, ठीक है ना, वो बल, जितने बल का वो अनुभव कर रहा है उस बिंदु पर रखे गए एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे हुए आवेश, मतलब धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। जितना बल लग रहा है वही उसकी, उस क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। आपको पता होना चाहिए कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो एक सदिश राशि है, ठीक है, सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ये कभी भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे, ठीक है, पेपर में पूछा जा सकता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वही होती है जो विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल की होती है। अब देखिए, धनावेश किधर जा रहा है? ऋण आवेश की तरफ। मतलब इसकी दिशा क्या होगी? धन से ऋण की ओर होगी। मतलब दिशा भी इसकी वही होगी, ठीक है, एक सदिश राशि होती है। यदि विद्युत क्षेत्र में धनावेश के स्थान पर ऋण आवेश रखा हो, क्लियर है, यदि विद्युत क्षेत्र में धन आवेश के स्थान पर, इस धन आवेश के स्थान पर ऋण आवेश रखा हो, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा के विपरीत होगी। सिंपल है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा कहूं कि ये ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश पर बल की दिशा क्या होगी? धन से ऋण की ओर, ठीक है ना। मतलब ऋण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा के विपरीत हो रही है। धन आवेश पर लगने वाली बल की दिशा ऋण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा के विपरीत होगी। तो ये आप समझ सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। यदि विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश के स्थान पर क्यू डैश परिमाण का कोई आवेश रखा हो, मान लो इस क्षेत्र में क्यू डैश परिमाण का कोई आवेश रखा है, तो देखिए कैसे, मान लो इस क्षेत्र में बल, कितने बल का अनुभव कर रहा है वो बात की बात है, ठीक है, वो बल, जो फोर्स लग रही है वो फोर्स क्यू डैश परिमाण का कोई आवेश रखा गया है उस जगह पर। मतलब वो उतना बल का अनुभव कर रहा है। कितना बल का अनुभव करेगा? एकांक धनावेश के बल के बराबर। तो वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अर्थात F इक्वल टू हो जाता है क्यू डैश इंटू ई। मतलब क्यू डैश क्या है? आवेश का परिमाण है। क्यू डैश क्या है? आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण, ठीक है। और ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो आपको पता ही है। तो ये होता है बल के बराबर होता है। मतलब किसी भी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश के स्थान पर, कोई धनावेश के स्थान पर हम क्या रख दें? क्यू डैश रख दें। क्या रख दें? क्यू डैश परिमाण का कोई आवेश रख दें। ऐसा क्यू डैश परिमाण का कोई आवेश रख देते हैं तो आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा आरोपित बल F बराबर हो जाएगा क्यू डैश इंटू ई। अब आता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक, ठीक है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक। तो मात्रक क्या क्या होगा विद्युत क्षेत्र का? अब देखिए, अलग अलग पद्धति में अलग अलग मात्रक हो सकता है। मात्रक सीजीएस पद्धति में मात्रक, एमकेएस पद्धति में मात्रक, जिसको हम लोग एसआई पद्धति भी कहते हैं। तो पहले आप समझ लीजिए कि विद्युत क्षेत्र मतलब ई, ठीक है, में रखे बिंदु आवेश, में रखे बिंदु आवेश, विद्युत क्षेत्र में रखे बिंदु आवेश। यहाँ पर कोई एक आवेश रखे थे हमने, धन आवेश की जगह में क्या रखे थे? क्यू डैश रखे थे हमने, ठीक है। तो बिंदु आवेश क्यू डैश पर लगने वाला बल, क्यू डैश पर लगने वाला बल, कितना बल लग रहा है? F बराबर क्यू डैश इंटू ई। ये अभी निकाले थे थोड़ी देर पहले, अब देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो जाएगा? ई बराबर क्या हो जाएगा? साइड चेंज करते हैं तो ई बराबर क्या हो जाएगा? सिंपल F अपान क्यू डैश हो जाएगा। क्लियर है? ये जो फार्मूला निकलता है इसके बेस पे अब आगे हम सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति का मात्रक निकालेंगे। सीजीएस पद्धति में क्या होगा देखिए, फर्स्ट सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में बल F का मात्रक होता है डाइन। क्या होता है? डाइन। ये डायन नहीं है ना, ध्यान रखेंगे, डाइन है, डाइन, ठीक है। तथा आवेश क्यू डैश का मात्रक स्थैत कूलाम होता है। क्या होता है? स्थैत कूलाम होता है। क्लियर है? सीजीएस पद्धति में F का मात्रक डाइन, आवेश का मात्रक स्थैत कूलाम
होता है या है, ठीक है। तब विद्युत क्षेत्र E का मात्रक, तब विद्युत क्षेत्र E का मात्रक अर्थात E बराबर हो जाएगा इस फार्मूला से F का मात्रक बल का मात्रक अपान आवेश का मात्रक। ये आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक। F का मात्रक अभी भी बताया हमने डाइन होता है, और Q डैश का मात्रक स्थित कूलाम होता है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको, ठीक है ना। F का मात्रक क्या है, डाइन है। Q डैश का मात्रक क्या है, स्थित कूलाम है। ठीक है, अतः इस पद्धति में कौन सी पद्धति में, CGS पद्धति में E का मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है डाइन प्रति स्थित कूलाम। ठीक है ना, CGS पद्धति में क्या हो गया, डाइन प्रति स्थित कूलाम हो गया। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड पद्धति देख लीजिए। सेकेंड पद्धति है MKS, CGS के बाद में MKS, इसी को SI सिस्टम भी कहते हैं, SI पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, MKS पद्धति जिसे हम SI मात्रक कहते हैं, ये प्रमाणिक मात्रक के रूप में इसकी गिनती करते हैं। तो यहां पर बल F का मात्रक होगा MKS पद्धति में, F का मात्रक MKS पद्धति में, वहां पर डाइन था तो यहां पर हो जाएगा न्यूटन। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। मतलब MKS पद्धति में फोर्स बल का मात्रक होता है न्यूटन, और बचा आवेश Q डैश वाला, Q डैश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम होता है। क्लियर है। तो अब इस फार्मूला से E = F अपान Q डैश से आप लिख सकते हैं दोनों, F का मात्रक MKS पद्धति में, बच्चे जैसे समझाना पड़ रहा है, F का मात्रक, और ये हो गया Q डैश का मात्रक। ठीक है ना, बराबर F का मात्रक होता है, अभी हमने बताया न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक कूलाम। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि MKS या SI पद्धति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, इसे समझ में आ गया, न्यूटन प्रति कूलाम। समझ गए। ठीक है, अगर ये समझ गए तो ये यही तक मैं इसको बता रहा हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। अगर आपने कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम पढ़ा था, उसके आधार पर उसको बनाने हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको आगे इलेक्ट्रिसिटी करंट के बारे में बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी फील्ड यहाँ पर क्लियर होता है मेरी तरफ से। आप इसको बार बार, वीडियो को बार बार सुन लीजिए, बार बार देख लीजिए। ठीक है, आगे मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करंट, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होता है, विद्युत धारा। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा क्या होता है, जनरली आपने देखे होंगे आपके घर में कई प्रकार के इलेक्ट्रिसिटी के उपकरण रखे हुए हैं, लगे हुए हैं, जो चल ही रहा होगा, ऑफिशियली चल रहा होगा। ठीक है ना। तो विद्युत धारा क्या होती है, मैं अगर आपसे पूछूं कि धारा क्या है तो आप क्या बताएंगे, बहने के गुण को हम धारा शब्द से संबोधित करते हैं। दूसरा, अगर मैं कहता हूं कि विद्युत धारा क्या है तो आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी उपकरण में बहने वाली धारा, तो हो गया विद्युत धारा। तो धारा है क्या, तो हम इसको साइंस की भाषा में, फिजिक्स के लैंग्वेज में समझे। किसी भी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को, किसी भी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को, कोई चालक तार है, कोई भी प्रकार का चालक तार है, इस चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर कहने का मतलब होता है निश्चित समय में कितनी स्पीड से बह रही है, कितनी मात्रा में बह रही है, यह होता है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। याद रखना, ठीक है ना। किसी चालक में, किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरे शब्दों में भी आप समझ सकते हैं इसको, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर कहने का मतलब होता है इकाई समय में आवेश की जितनी मात्रा प्रवाहित होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं। कहने का मतलब ये है, कोई चालक तार है, बिंदु ए से बी की तरफ अगर उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, समझ रहे हैं, कोई एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक अगर धारा प्रवाहित हो रही है, मान लो निश्चित समय में 1 सेकंड में 1s
एक सेकंड में आवेश की कितनी मात्रा बह रही है, आवेश की कितनी मात्रा बह रही है, यह कहलाएगा उस चालक तार की विद्युत धारा। कहने का मतलब चालक में आवेश प्रवाह की दर एक निश्चित समय में या एक इकाई समय में आवेश की कितनी मात्रा उसमें प्रवाहित हो रही है, इसे विद्युत धारा कहते हैं। फार्मूला के रूप में अगर हम लोग लिखें, सूत्र के रूप में अगर हम लोग लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार होगी, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू होता है आवेश अपान टी, आवेश बराबर आवेश बटे टी। ठीक है, आवेश को हम यहाँ पर लिखेंगे बड़ा क्यू, अपान स्मॉल टी को हम लिखेंगे स्मॉल टी ही लिखेंगे, क्योंकि सेकंड को सबसे छोटी इकाई के रूप में गिनती करते हैं। आवेश को यहाँ पर पूरा पूरा लिखेंगे क्यू। ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट, आवेश बटे समय। तो किसी भी चालक में टी समय में, इसको देख के समझ लीजिए, किसी भी चालक में टी समय, मैंने कहा 1 सेकंड, तो मैं बोलता हूँ टी सेकंड, यहाँ पर टी सेकंड में, ठीक है ना। किसी भी चालक तार में टी समय में, चालक तार में टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होता है, तो किसी भी चालक तार में टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा I बराबर, तो विद्युत धारा I बराबर, विद्युत धारा I बराबर हो जाएगा Q अपान टी। क्लियर है? विद्युत धारा I बराबर क्या निकला? Q अपान टी निकला। मतलब ये समझ सकते हैं किसी चालक तार में इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब इसकी भी मात्रा आज मात्रक में आ जाइए। ठीक है, मात्रक इसमें भी किसकी मात्रक? करंट, इलेक्ट्रिक करंट की मात्रक। ठीक है, तो पहला मात्रक ले लेते हैं हम सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक होता है स्थैत एम्पियर। क्या होता है? स्थैत एम्पियर। ये जो मात्रक है ये पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको तैयार करके रखेंगे। ठीक है, मात्रक स्थैत एम्पियर बोलते हैं सीजीएस पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक। ठीक है, फार्मूला हमको पता है, मैं एक लाइन में क्लियर कर देता हूँ। फार्मूला हमको पता है, अभी अभी हमने निकाला था I इक्वल टू क्यू अपान टी निकाला था। चूँकि मात्रक पढ़ रहे हैं हम, तो क्यू का मात्रक, टी का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक हमने ऊपर पढ़ा था, क्यू का मात्रक ऊपर हमने पढ़ा था सीजीएस पद्धति में स्थैत कूलाम, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, आवेश का मात्रक हमने ऊपर पढ़ा था स्थैत कूलाम। ठीक है, तो क्यू बराबर क्या हो गया? एक स्थैत कूलाम, एक स्थैत कूलाम। ठीक है, अपन टी सेकंड है, तो एक सेकंड में, एक सेकंड, तो ये हो गया एक सेकंड में उस चालक तार में एक स्थैत कूलाम विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये हो गया सीजीएस पद्धति में। ठीक है, आप इसको देख के पढ़ सकते हो। यदि किसी परिपथ में एक सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा एक स्थैत कूलाम हो तो विद्युत धारा एक स्थैत एम्पियर होगी। अभी हमने बताया ना सीजीएस पद्धति में धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक स्थैत एम्पियर है, तो I स्थैत एम्पियर है ना, स्थैत एम्पियर बताया ना अभी। तो स्थैत एम्पियर पढ़ेंगे कैसे इसको? किसी परिपथ में, किसी चालक तार में, किसी परिपथ में कोई विद्युत परिपथ बना हुआ है, चालक तार बिछी हुई है, उसमें एक सेकंड में कितनी आवेश की मात्रा प्रवाहित हो रही है? आवेश की मात्रा अर्थात एक स्थैत कूलाम अगर आवेश की मात्रा प्रवाहित हो रही है तो विद्युत धारा एक स्थैत एम्पियर होगी। इसको ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक ऐसे ही एम के एस पद्धति में सेकेंड, एम के एस पद्धति या एस आई पद्धति बोलते हैं जिसको हम लोग। एम के एस पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। देखो, एम के एस पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। फार्मूला हमको पता है, फार्मूला फिर से लिख देते हैं, क्यू अपान टी, ये पता है हमको। ठीक है, क्यू का एम के एस पद्धति में मात्रक मैंने ऊपर बताया था कूलाम होता है। क्यू का क्या होता है? कूलाम, मतलब एक कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक कूलाम अपान टी सेकंड, मतलब एक सेकंड। ठीक है, अब इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? देखो, बहुत सिंपल है। किसी चालक तार में, कोई चालक तार है, ये चालक तार है, किसी चालक तार में एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा एक एम्पियर होगी। क्लियर है?
समझ में आ गया? यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होती है तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। इसका मतलब ये होता है। क्लियर है? विद्युत धारा एक अदिश राशि है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाई लेवल के एग्जाम में आपके लिए पूछा जा सकता है, बाकी आपकी स्टेट बोर्ड के एग्जाम में इसको नहीं पूछा जाता, ये मैं बता देता हूँ आपको। इसे किसी विद्युत परिपथ में तीर द्वारा, रेखा द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। अदिश राशि को तीर के निशान से प्रदर्शित कर सकते हैं आप लोग। विद्युत धारा के एसआई मात्रक और सीजीएस पद्धति के मात्रक में क्या क्या संबंध है, वो संबंध भी यहाँ पर मैं फटाक से बता देता हूँ, आप इसको देख लेंगे। ठीक है, संबंध देख लेंगे किसमें किसमें संबंध। विद्युत धारा के एसआई मात्रक, विद्युत धारा के एसआई मात्रक व सीजीएस में संबंध, सीजीएस पद्धति में संबंध। ठीक है, तो एसआई पद्धति और सीजीएस पद्धति में क्या संबंध है देखिए। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम अपॉन 1 सेकंड। 1 कूलाम अपॉन 1 सेकंड होता है। ठीक है, 1 कूलाम बराबर होगा यहाँ पर 3 गुणित 10 की घात 9 स्थित कूलाम, 9 स्थित कूलाम अपॉन हो जाएगा 1 सेकंड। क्या हो जाएगा? 1 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड की अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 3 गुणित 10 के घात 9 स्थित एम्पियर, ये होता है स्थित एम्पियर। ये हो गया आपका वो अभिष्ट संबंध। ठीक है, अर्थात एम्पियर को प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के रूप में अगर व्यक्त किया जाए तब 1 एम्पियर धारा बराबर होता है, 1 एम्पियर धारा बराबर होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। देखो, अगर 1 एम्पियर धारा को मतलब प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या के रूप में हम लोग व्यक्त करें तो क्या होगा? 1 एम्पियर धारा बराबर हो जाएगा 6.25 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड होगा। क्लियर है? ठीक है, अब मैं बता रहा हूं आपको विद्युत वाहक बल के बारे में। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ बोलते जिसको हम लोग। विद्युत वाहक बल, मैं यहां पर इसको क्लियर कर देता हूं। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ये जो ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत वाहक बल कहते हैं। आपको समझ लेना चाहिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जब हम किसी वस्तु को चलाने के लिए ऊर्जा देते हैं, मतलब यांत्रिक बल देते हैं, बिना यांत्रिक बल के वो चल पाएगी क्या? नहीं चल पाएगी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार किसी विद्युत परिपथ में आवेश, या अब समझ में आ गया होगा आपको, इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए भी एक बल देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, कोई भी परिपथ है, जैसे एक परिपथ मैंने बनाया है यहाँ से ए से बी तक, इसमें धारा प्रवाहित करने के लिए, आवेश प्रवाहित करने के लिए बल की आवश्यकता पड़ती है। बिना बल के जाएगी क्या? नहीं जाएगी। एक ज़्यादा होगा, एक में कम होगा, तभी तो ज़्यादा से कम की ओर जाएगा भाई। मतलब जो उसको चलाने में मदद करेगा वो कहलाएगा बल। वो बल हमको सेल या बैटरी के द्वारा मिलता है। किसके द्वारा मिलता है? सेल या बैटरी के द्वारा मिलता है। आपको पता है कि सेल में रासायनिक क्रिया के द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है, जो आवेश को विद्युत परिपथ में चलाने में खपत हो जाती है। ठीक है ना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हमें पता है कि रासायनिक सेल में रासायनिक क्रिया के द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है, जो आवेश को विद्युत परिपथ में चलाने में खर्च हो जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर कहेंगे 1 कूलाम आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने पर जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को याद रखना, 1 कूलाम आवेश को पूरे परिपथ में, मान लो मैं इसी को परिपथ का नाम देता हूँ, ये ऐसा इधर से खींच देता हूँ, ये बी, ये सी और ये डी। यहाँ से ए से निकला, बी इधर आई और इधर आई और ये। ठीक है, ये ऐसे घूम रही है परिपथ। ठीक है, याद रखना यहाँ पर बैटरी नहीं है। मान लो मैं यहाँ पर एक बैटरी फिट कर देता हूँ। ठीक है, बैटरी ये ऐसा, ठीक है, ये बैटरी, ठीक है, यहाँ पर बैटरी फिट है अगर,
ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए ऐसा, लेकिन एक्चुअल में ग्राफ ऐसा नहीं बनता, मैं अलग तरीके से बनाऊँ। जब ओम का नियम बताऊंगा तो उसमें परिपथ बताऊंगा। ये केवल समझने के लिए यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, तो 1 कूलम आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने पर, 1 कूलम आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने पर जितनी ऊर्जा व्यय होती है, ठीक है ना, व्यय ऊर्जा, जितनी ऊर्जा व्यय होती है, क्या व्यय होती है, ऊर्जा, जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे उस सेल का ईएमएफ या विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है ना, उसे उस सेल का ईएमएफ कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ठीक, दूसरे शब्दों में भी आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। 1 कूलम आवेश को विद्युत परिपथ में चलाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है, जितना वर्क करना पड़ता है, वर्क करना पड़ गया मतलब जान लीजिए ऊर्जा व्यय हो रही है, समझ लीजिए, है ना, जितना कार्य करना पड़ता है अर्थात उतनी ऊर्जा व्यय हो रही है, तो उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे इस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, उसे इस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि Q आवेश को किसी विद्युत परिपथ में चलाने के लिए W कार्य करना पड़े, देखो यदि Q आवेश को विद्युत परिपथ में चलाने के लिए मान लो W कार्य करना पड़ता है, तो उस सेल का विद्युत वाहक बल, इसको भी हम E से पहले प्रदर्शित करेंगे, विद्युत वाहक बल E बराबर हो जाएगा W/Q। समझ में ये जो परिभाषा बनता है यहाँ पर, ये भी विभवांतर के बराबर बनता है। विभवांतर मैं बाद में बताऊंगा। विभवांतर क्या होता है, जब खुले सेल की बात करते हैं तो दो ध्रुवों के मध्य अधिकतम जो बल होता है उसके बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ए से बी की ओर जा रही, जाहिर सी बात है ए के पास में ज़्यादा बल है, इसके पास में कम है, तो ए से बी के अंतर को हम लोग कहेंगे विभवांतर, विभव में अंतर। क्लियर है। तो मात्रक की बात करते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए, इसकी मात्रक की बात करें हम लोग, ईएमएफ की बात करते हैं, तो मात्रक ऐसा ही मात्रक क्या होगा इसका, इस फार्मूला के अनुसार E = W/Q से W बराबर 1 जूल, कार्य 1 जूल। ठीक है, आवेश को CGS पद्धति MKS पद्धति में कूलाम होता है, तो आवेश का मात्रक कूलाम, तो 1 कूलाम होता है। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं E बराबर मतलब उसमें लगने वाले बल, विद्युत वाहक बल E बराबर 1 जूल बराबर 1 जूल/1 कूलाम है, अर्थात ये हो जाएगा 1 वोल्ट। क्या हो गया, 1 वोल्ट हो गया। कहने का मतलब ये है, यदि किसी विद्युत परिपथ में, मान लो ये विद्युत परिपथ था आपका, तो इसमें 1 कूलाम आवेश को चलाने में 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है। ठीक है ना, 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है, तो उस सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होगा। इस परिपथ में विद्युत परिपथ है, इसमें 1 कूलाम आवेश को चलाने में, कितने आवेश को, 1 कूलाम आवेश को चलाने में 1 जूल ऊर्जा व्यय हो रही है। 1 कूलाम आवेश को चलाने में 1 जूल ऊर्जा व्यय हो रही है, तो यही उस सेल का जो परिपथ में चलाएगी ऊर्जा को, उसका विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होगा। क्या होगा, EMF = क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल हो जाएगा, मतलब 1 वोल्ट हो जाएगा विद्युत वाहक बल। ठीक है, अर्थात एक सेल की अगर आप कल्पना करते हैं तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा भेजा जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि प्रवाह की दिशा ज़्यादा से कम की ओर होती है, आपको पता है। अर्थात किसी भी विद्युत परिपथ में सभी भागों में विभवांतर रहता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जब सेल में धारा नहीं भेजा जाता तो उसके ध्रुवों के मध्य भी विभवांतर रहता है। अगर यहाँ से हम धारा भेज रहे हैं तो इसके पास ज़्यादा है, इसके पास कम है, तो विभवांतर होगा कि नहीं होगा, इसके विभव ज़्यादा होगा, इसका विभव कम होगा। नहीं भी भेज रहे हैं तब भी इसके पास ज़्यादा, इसके पास कम है, तब भी विभव में अंतर होता है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।